हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना विकास कुमार एजुकेशनल चैनल एम ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और हम देख रहे थे आई इफेक्ट के अनुप्रयोग। उसके अंदर पहला हमने देख लिया था मध्यवर्तियों का स्थायित्व। आज हम देखेंगे अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करना। ठीक है, क्या देखेंगे आज हम? अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करना। हेडिंग लगाना आप, अम्लीय अम्लीय सामर्थ्य की तुलना। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल। अम्ल क्या होता है? अम्ल H प्लस दाता या लोन पेयर ग्राही, वो क्या होते हैं? अम्ल। जैसे हमारे पास है AH। AH को यौगिक है, उसमें से H हटाने, ये अम्ल है। AH अम्ल है हमारे पास। एसिड, उसमें से H प्लस हटाने पर A नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये A नेगेटिव बना वो क्या है? संयुग्मी सार या कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड बेस CB, कॉन्जुगेटेड बेस या संयुग्मी सार। ये हमारे पास क्या हो गया? कॉन्जुगेटेड बेस। अब हमें अम्लीय सामर्थ्य की तुलना देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस कॉन्जुगेटेड बेस का स्थायित्व देखना होगा कि ये ज्यादा स्थायी होना चाहिए। अम्लीय अम्लीय सामर्थ्य की तुलना समानुपातिक किसकी होगी? CB का स्थायित्व। यानी जो कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज्यादा स्थायी होगा, वह उससे वो जिस यौगिक के जिस अम्ल से बना है वो भी उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, आप इसे नोट करना। मैं आपको कुछ नियम है वो बताता हूं अब, कि किस प्रकार से हम अम्लीय सामर्थ्य की तुलना कर सकते हैं। हमारे पास है CH3 CH4 CH4 NH3 H2O HF। ठीक है, ये हमारे पास रूल नंबर 1 है। उसके अंदर कुछ तत्व दिए हुए हैं, कुछ यौगिक दिए हुए हैं CH4 NH3 H2O HF। इसकी हमें अम्लीय सामर्थ्य का क्रम लिखना है। इसकी इनके अंदर अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या होगा? उसके लिए सबसे पहले तो हमें इनका कॉन्जुगेटेड बेस बनाना पड़ेगा। इन सभी का कॉन्जुगेटेड बेस बनाना पड़ेगा। इसमें से H गया तो ये क्या हो गया? CH3 नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा? NH2 नेगेटिव। ये क्या होगा? OH नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा? F नेगेटिव। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? ये कॉन्जुगेटेड बेस बन गई। अब इनके अंदर हमें देखना है कि सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा कॉन्जुगेटेड बेस है। सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है? इसके लिए हमें इनकी क्या देखनी पड़ेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी जो तत्व जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने ऊपर उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज रख सकता है। इसके लिए हमें इनकी क्या देखनी पड़ेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम क्या हो जाएगा? पहले ये आ जाएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिवली फ्लोरीन वाले की होगी, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। ठीक है, और यही इनके कॉन्जुगेटेड बेस के स्थायित्व का कॉन्जुगेटेड बेस के स्थायित्व का क्रम है। स्थायित्व का क्रम है। जो कॉन्जुगेटेड बेस के स्थायित्व का क्रम है वही इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्रम है। जो कॉन्जुगेटेड बेस के स्थायित्व का क्रम है वही इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का भी क्रम है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि यदि हमारे पास आवर्त के तत्व दिए हुए हो, तो हम उनके लिए कॉन्जुगेटेड बेस के स्थायित्व के क्रम के लिए या एसिडिक स्ट्रेंथ के क्रम के लिए क्या बता सकते हैं?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखकर हम उनका क्रम बता सकते हैं। यानी जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी उसकी अम्लीय सामर्थ्य भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, आप इस नियम को एक बार नोट करो। मैं आपको नेक्स्ट नियम बताता हूं कि हमारे पास वर्ग में कोई तत्व दिया हुआ हो तो उसका अम्लीय सामर्थ्य किस प्रकार हम देख सकते हैं। ये तो हमने देख लिया आवर्त के अंदर, अब हम देखेंगे वर्ग में। ये क्या हो गया, आवर्त में। अब हम देखेंगे किसके अंदर, वर्ग में। रूल नंबर 2 है वर्ग वर्ग में। ठीक है, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है जैसे HF, HBr, HBr ने पहले HCl, फिर HBr, फिर H। ये हमारे पास कुछ वर्ग के अम्ल दिए हुए हैं। इनके अंदर अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताना है। अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताने के लिए वही सबसे पहले तो हमें इनका कॉन्जुगेटेड बेस बनाना पड़ेगा। कॉन्जुगेटेड बेस, इसका क्या हो जाएगा, F नेगेटिव, इसका Cl नेगेटिव, इसका Br नेगेटिव, इसका I नेगेटिव। ठीक है, ये एक ही वर्ग के तत्व है, इनके सभी के ऊपर समान नेगेटिव चार्ज है। हम इसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ की क्रम बताने के लिए क्या करेंगे, इनका आकार देखेंगे कि सबसे ज्यादा आकार किसका है। सबसे ज्यादा आयोडीन वाले का है, फिर ब्रोमीन का है, फिर क्लोरीन का है, और लास्ट के अंदर फ्लोरीन का है। तो हम देख सकते हैं इसके अंदर आकार बड़ा होने के कारण नेगेटिव चार्ज ज्यादा सरफेस पे फैला हुआ है। ठीक है, इसका आकार कम है तो इसके अंदर कम सरफेस के अंदर वो नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके कारण इसके अंदर स्थायित्व कम होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं वर्ग के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ समानुपाती साइज के। ठीक है, यानी जिसकी जितनी ज्यादा साइज होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, हमारे पास एक नियम है, एक नियम और है भी। हमारे पास नेक्स्ट नियम क्या है कि यदि केंद्रीय परमाणु समान हो जाए तो हम उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ किस प्रकार से बता सकते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस प्रकार हमारे पास कोई तत्व दिया हुआ हो तो हमें वही सबसे पहले तो कॉन्जुगेटेड बेस बनाना पड़ेगा। इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या हो जाएगा, CH3 CH2 नेगेटिव, इसका CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, इसका CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। ठीक है, यदि केंद्रीय परमाणु समान दिया हुआ हो तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ बताने के लिए या कॉन्जुगेटेड बेस के स्थायित्व की तुलना करने के लिए इसके अंदर क्या देखेंगे, प्रतिशत एस लक्षण। यानी जिसकी जितने ज्यादा प्रतिशत एस लक्षण होगा उसका जितना ज्यादा प्रतिशत एस लक्षण होगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी और उसके कॉन्जुगेटेड बेस का स्थायित्व भी ज्यादा होगा। यानी इसके अंदर प्रतिशत एस लक्षण कितने हैं, 25%, इसके अंदर 33.33%, इसके अंदर 50%। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा प्रतिशत लक्षण इसके अंदर है और बाद में इसमें है और लास्ट के अंदर इसमें है। तो सबसे ज्यादा स्थायी कॉन्जुगेटेड बेस कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला या 50% एस लक्षण वाला। ठीक है, और यही इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का क्रम भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट नियम बताता हूं मैं आपको। हाँ तो दोस्तों अब हमारे पास एक लास्ट नियम और है। यह नियम क्या कहता है कि यदि कॉन्जुगेटेड बेस के साथ EWG या EDG समूह जुड़ा हुआ हो तो हम उनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस प्रकार दे सकते हैं। हमारे पास जुड़ा हुआ है एक तरफ तो EDG
यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है कॉन्जुगेटेड सार के साथ, ठीक है, कॉन्जुगेटेड सार के साथ। और एक तरफ जुड़ा हुआ है हमारे पास EWG ओ, ठीक है। अब हम इनके अंदर किस प्रकार बता सकते हैं इनके अम्लीय सामर्थ्य की तुलना। यहां पे हमारे पास डोनेटिंग ग्रुप है और यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यानी ये डोनेटिंग ग्रुप इसके अंदर नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है, तो ये इसके स्थायित्व को क्या कर रहा है, कम। क्या कर रहा है, स्थायित्व को, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, कम। और ये इसके अंदर विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इसके अंदर के नेगेटिव चार्ज को ये कम कर रहा है, तो ये इसके स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। यानी हम बोल सकते हैं यदि कॉन्जुगेटेड बेस के साथ EDG या प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वह इसके स्थायित्व को कम करता है, और यदि कॉन्जुगेटेड बेस के साथ EWG या माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वह इसके स्थायित्व को बढ़ाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम सारे सामर्थ्य की तुलना नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।